आप जब ऑब्जर्व करती हैं सामने वाले को तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में? सबसे पहले आईज और Okay. हैंड मूवमेंट्स और मे बी स्लाइट स्माइल, बट मोस्टली इट्स इन दी आईज से ज़्यादा in the पता eyes. लगता है। सबसे पहला पार्ट जो आपको देखना चाहिए वो है फीट। अच्छा। फीट, क्योंकि इसका सिंपल प्रिंसिपल है, जो भी बॉडी पार्ट आपके ब्रेन से सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। कुछ इंटरेस्ट के साइंस जानना चाहूँगी आपसे बॉडी लैंग्वेज में, जो कि ये शो करता है कि एक इंसान दूसरे में इंटरेस्टेड है। अगर आपके यहाँ या इफ़ यू नो समवन जिनके पास डॉग है, अगर उनका डॉग भी ऐसे करके देखता है तो डॉग को लगता है ये तो ज़रूर मेरे लिए कुछ लेकर आया है, जैसे ही हैज समथिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो डॉग भी ऐसे ही करता है। और अगर आपके यहाँ पे छोटा बच्चा है 2-3 महीने का है, 3-4 महीने, तो वो भी ऐसे आपको इंटरेस्ट से देखता है। और कपल्स भी अपनी नेक टिल्ट करके जस्ट लाइक अ डॉग और अ बेबी ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं जब वो इंटरेस्ट में होते हैं। जो झूठ बोलता है वो ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट करता है, वो ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा, वो यही देखता रहेगा कि आपको मेरी बात पे कितना बिलीव है। और अगर रूम में 2 लोग बैठे तो दोनों के साथ आई कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि वो बिलीव करवाना चाहता है। एक्सीलेंट। फॉर अ वुमन और अ फीमेल, ये पार्ट जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ इसको नेक डिम्पल कहते हैं, जहाँ पे आपका नेकलेस रुक रहा है, ये स्ट्रेस मीटर है फॉर अ फीमेल। मेल का स्ट्रेस मीटर फेस है। हाँ, जो ऐसे से करता है। ऐसे आप जितना स्ट्रेस दोगी उतना हार्ड अपने फेस को करेंगे वो। आपने नोटिस किया है ये? या हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हमारे वर्ड्स तो मैटर करते ही हैं, पर हमारा पोस्चर, हमारे जेस्चर्स और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत कुछ कह देते हैं। कभी कभी तो इतना कुछ कह देते हैं जो शब्द भी बयान नहीं कर सकते। और आज का पॉडकास्ट इतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बॉडी लैंग्वेज को समझने वाले हैं। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बॉडी लैंग्वेज से हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं, हमारे दोस्तों को, हमारे कलीग्स को, हमारी रिलेशनशिप्स को। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बॉडी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं और इसी से आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये भी हम आज के पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। और इसी खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट and mindset coach Gaurav Gill ji. Sir, I welcome you to Speaking Tree. Okay, thank you so much रंगोली जी for having me here और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए अबाउट बॉडी लैंग्वेज। बहुत कुछ, जैसे आपने कहा, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज। सो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे एंड आई होप आपके ऑडियंस को वो इनपुट और इन्फॉर्मेशन मिले जो कि वो अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और मेरी हमारे ऑडियंस से यही गुजारिश है कि वो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको एंड तक देखें, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। हम रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को समझने वाले हैं, हम कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़, कुछ क्रिमिनल्स की बॉडी लैंग्वेज को भी समझने वाले हैं, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स, एम्पैथ्स, नार्सिसिस्टिक, सब कुछ, हर किसी की बॉडी लैंग्वेज आज के इस पॉडकास्ट में आप समझ जाएंगे। तो सर, शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। बॉडी लैंग्वेज, जैसा हमने बोला, हमारी बॉडी की लैंग्वेज। तो एक कॉमन इंसान कैसे बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करेगा? आप हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे डिकोड कर रहे हैं इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी? ओके, ठीक है मैम। जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लैंग्वेज है, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, ये तो अभी 2 लाख ईयर्स पहले ही मिली है। लेकिन उससे पहले तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, हाव भाव से, जेस्चर्स से। लैंग्वेज इतनी इवॉल्व नहीं थी। लैंग्वेज तो अभी आई है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो भी तो वो बात कर लेता है अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि इसको शायद मिल्क चाहिए या ये रो रहा है, पेट दुख रहा है। वो कोई लैंग्वेज नहीं है उसके पास, पर फिर भी वो बात कर सकता है। तो सिमिलरली ऐसे हम लोग हमेशा बात करते हैं। और रही बात मैं आसपास क्या देख रहा हूँ, तो आसपास मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले स्माइल। जो क्योंकि आप स्माइल कर रहे हैं, तो आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जेन्युइनली स्माइल कर रहा है कि नहीं? आई थिंक उनकी आईज से बहुत पता लगता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्माइल सिर्फ लिप्स से नहीं होती, आईज का मूवमेंट भी होता है उसमें। ग्रेट। सो आईज में क्या होता है?
आईज में जैसे फेक स्माइल होगी तो आई बॉल्स ऐसे बिल्कुल आईज खुली रहेंगी, और अगर स्माइल के साथ अगर आईज भी मूव करती हैं ऐसे, सो आई थिंक दैट्स अ जेन्युइन स्माइल। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। जैसे आपने कहा कि लिप्स का मूवमेंट एंड साथ में ये आई के कॉर्नर पे यहाँ पे रिंकल आएगा, एग्जैक्टली, रिंकल आता है, उससे जेन्युइन स्माइल पता चलती है कि कितनी जेन्युइन स्माइल है। और 19 टाइप्स ऑफ स्माइल है, वाओ, उसमें से सिर्फ 6 है फॉर हैप्पीनेस। अदरवाइज तो अगर आप कॉफ़ी शॉप में जाओगे तो वेलकम टू जो भी कॉफ़ी शॉप है, या एयरलाइंस में घुसेंगे तो वेलकम टू द फ्लाइट। अब वो कितने खुश होते हैं आपको देख के, वो एक अलग बात है। बट स्माइलिंग बिहेवियर इज़ आपको अपनी स्पेस में एक्सेप्ट करना। तो आपने कहा था कि आप क्या रीड करते हैं, तो जब आप बात कर रहे थे तो आपके फेस पे थी स्माइल, थी आपकी आईब्रोज भी ऊपर थी, जिसको आईब्रो फ्लैश कहते हैं, वो एक्साइटमेंट भी था, राइट। और अभी आपकी आईब्रोज एकदम साथ में आ गई मेरी बात सुनते ही कि मैंने ऐसे कब किया। तो वो आप ऐसे अगर मैं सेकंड में ट्रांसलेट करने लगूंगा तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, तो आपने अपना हेयर ऐसे फ्लिक कर दिया अपने राइट हैंड से, तो वो भी एक स्ट्रेस क्यू है। अपना हेयर आपने पीछे किया इन रिस्पॉन्स टू व्हाट आई एम सेइंग, ये हाथ आगे आगे आ गया। इट इज़ अ वे ऑफ नॉट जस्ट हैंड आगे, ये बैरियर भी है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बोथ। ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो हाथ खुल जाएगा। आई थिंक इट्स बेटर। सो फॉर द स्टार्टर्स, यस, तो अगर किसी कॉमन इंसान को जिसने बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर उसे किसी की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करनी है, डिकोड करनी है, तो आप उसे क्या सजेशन देंगे? ओके, श्योरली सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि फ़ोन की नोटिफिकेशंस कम कर दे। अच्छा, क्योंकि हमारे फ़ोन की इतनी नोटिफिकेशंस होती हैं कि वो हमें अपनी तरफ हिप्नोटाइज करके बुलाती है। स्पेशली एक रिसर्च आई थी कि आईफोन की नोटिफिकेशन से आप हिप्नोटाइज होकर उसकी तरफ चले जाते हैं। आप नोटिफिकेशन पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं और आपको लगता है इमरजेंसी है तो मुझे अभी चेक करना है, मैसेज को आप इग्नोर नहीं करते। क्या मैं एडवाइस दूंगा? मैं एडवाइस बोलता हूँ कि सिर्फ फेस पे नहीं, पूरी बॉडी पे फोकस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि सिर्फ फेस में ही सिग्नल आता है, सिग्नल हैंड में भी आता है, लेग में भी आता है, पूरी बॉडी में आता है। और सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। पहले हम अपने फैमिली के पैटर्न को समझें, उसके बाद बाहर जाके हम दूसरों को समझ पाएंगे। कई बार तो हम साथ में रह के नहीं समझ पाते क्योंकि सबके फेस डाउन होते हैं स्क्रीन में, तो पता ही नहीं है कि साथ वाला बैठ के क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फैमिली ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करने के लिए और बहुत सारे सिग्नल्स दिखते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी से मैं न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी समझना चाहूँगी बॉडी लैंग्वेज की, कि एक्चुअली यू नो व्हाट गोज इन आवर ब्रेन जब हम किसी की भी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इसको, और इसके बाद हम कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स को हम डिकोड करेंगे। ओके, श्योर। आपने कहा ब्रेन में क्या होता है, तो आपने ये सुना है कि कोई ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पे खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है और वो पीछे पलट के देखते तो ट्रेन तो आई गई और वो जंप नहीं कर पाता है, वो वहीं रह जाता है, फ्रीज कर जाता है। कभी आपने ऐसा सुना है या देखा है, पढ़ा है? या फिर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और आपने एकदम से देखा तो एक बड़ी सी बस आ रही है और आप क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, वहीं खड़े हो गए हो डर में। सो आपके ब्रेन में इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो आपको 3 मोड में डालता है। या तो आपको बहुत डर लगेगा तो आप फ्रीज कर जाओगे, अब आपको पता नहीं मैं आगे जाऊँ मैं पीछे जाऊँ। अगर आपने सांप देख लिया आपकी तरफ आते हुए, आप एकदम से भागोगे नहीं, सबसे पहले तो खड़े होकर देखते रहोगे कौन सा है सांप और मेरी तरफ क्यों आ रहा है। सो सबसे पहले आता है फ्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। एस सिंपैथेटिक, एस का मतलब स्ट्रेस, आप ऐसे कोरिलेट कीजिएगा। दूसरा आता है फ्लाइट, आप पहले तो फ्रीज हो जाओगे, नहीं है तो फिर आप भागने की कोशिश करोगे। और तीसरा है फाइट, नहीं तो कितने लोग हैं जो एक्चुअली में स्नेक को उठा के बाहर फेंकेंगे। आपका लिम्बिक ब्रेन एक ब्रेन होता है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है, उसी की वजह से ये फाइट फ्लाइट यानी भागना, फाइट यानी सिचुएशन में लड़ना, और फ्रीज मतलब बिल्कुल नहीं मूव कर पा रहे हैं। अगर आप ये सिग्नल्स आपकी बॉडी में आते हैं तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा। किसी किसी को स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है, राइट, किसी का पैर रेस्टलेस हो जाएगा, कोई फिजिटी हो जाएगा, मतलब उसके हाथ पैर थोड़े थोड़े रेस्टलेस होने लगते हैं, ऐसे ऐसे करके आपको वो दिखाई देने लगेगा। ये आईज़ ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक करने लगेंगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सिग्नल आते हैं जो ब्रेन की वजह से आते हैं आपकी बॉडी में। अगर नॉर्मल या किसी भी कॉमन मैन को अगर आप ट्रेन करें तो वो भी कुछ कुछ चीज़ें डेली लाइफ में देख सकता है, चाहे उसके अगर छोटा बच्चा हो या सीनियर सिटीजन हो या उसका पार्टनर या सिबलिंग हो।
तो अब हम कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले नॉड। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा नॉड करता है तो इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों की पर्सनालिटी में होता है कि अब जो भी हम बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं, आप सबके अंदर जो जो हैं इनमें से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इससे कितना रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नॉडिंग की बात करेंगे। कुछ लोग बहुत नॉड करते हैं। जी, तो बहुत ज़्यादा नॉड करते हैं और देखने में तो सही लगता है, लेकिन एक्चुअली में उससे अथॉरिटी कम दिखाई देती है। ज़्यादा नॉड करने से ऐसा लगता है कि सामने वाला प्लीज़ करना चाह रहा है आपको, ज़्यादा नॉड करता है। मतलब आप प्लीज हो रहे हैं। हाँ, आप ऐसा मैसेज भी भेजना चाहते हैं कि आई एग्री विथ यू, अच्छा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे जो ज़्यादा नॉड कर रहा है उसकी अथॉरिटी कम दिखाई देती है, वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव दिखाई देता है। यस। उसका नॉट ज़्यादा है। जितने भी लीडर्स होते हैं वो नॉट थोड़ा कम करते हैं। एक बार नॉट कर लिया ठीक है, तो देखते रहते हैं ऐसे ही करके। नॉट बहुत कम होता है उनका। आप किसी भी कंट्री के लीडर को देख लीजिए, नॉट एक बार होता है और फिर यहाँ पे हेड रुक जाएगा, फिर नॉट नहीं होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट है और वो अपने प्रोफेसर को सुन रहा है या किसी गुरु को सुन रहा है तो हेड ऐसे चलने लगता है। हाँ। और मैं आपको एक और कल्चर में इसमें एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। यहाँ पे इंडिया में लोग नॉड ऐसे भी करते हैं, काम हो जाएगा। मैंने एक फ्रेंच टीवी के लिए इंटरव्यू दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया आके बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ तो यस ऐसे बोलते हैं और नो ऐसे बोलते हैं, आपके यहाँ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, यस ये क्या है? और जितना ज़्यादा अग्री करते हैं और ज़्यादा नॉट करते हैं। तो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस है। हाँ। ये कल्चरल इन्फ्लुएंस है इंडिया में, तो उसकी वजह से। लेकिन अगर ज़्यादा आप करेंगे तो आप अथॉरिटेटिव नहीं, आप सबमिसिव दिखाई देते हैं। तो हेड नॉट कम करना चाहिए अगर आपको Okay. अथॉरिटेटिव दिखना है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं। आइज ब्लिंकिंग की बात करते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, मैं बहुत आई ब्लिंक करती हूँ। एंड Okay. कहीं ना कहीं क्या ये साइन हो सकता है शॉर्ट अटेंशन स्पैन का? मुझे ऐसा लगता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि हमारा अटेंशन स्पैन यानी हमारा ध्यान देने का पीरियड कितनी देर का है? मतलब पर्सनली मेरा, हाँ, पर्सनली या बाकी लोगों का भी, आप देखते ही हैं। आई थिंक इट डिपेंड्स कि वो टॉपिक उन्हें कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग में ही हाँ। समझ लीजिए कितनी देर का होगा। 20-30 सेकेंड। वेरी गुड। ये आपने कैसे बताया 20-30 सेकंड? मुझे कोई इतना लंबा नहीं बताता है, पर फिर भी बिकॉज मैं खुद भी पढ़ती रहती हूँ ये सब चीज़ें, मेरा एक्सीलेंट। इंटरेस्ट है इन सब में। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। यूजुअली मुझे लोग स्कूल का पीरियड बताते थे 45 मिनट्स, नहीं नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आपके पास सबसे अच्छा रेफरेंस है इंस्टाग्राम की रील्स, एग्जैक्टली। 30 सेकंड्स की। हाँ। और मैं आपको पुरानी रिसर्च बता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, जिसके अकॉर्डिंग हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का है। 8 सेकंड्स। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपने कहा फिर शाम को खाने में क्या बना? ओ मेरी स्कूटी कहाँ पे पार्क है? ओ मुझे किससे मिलने जाना है? हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, हमेशा रन करते रहते हैं। तो 8 सेकंड का हमारा अटेंशन स्पैन है। हमारे से ज़्यादा गोल्ड फिश है, वो 9 सेकंड के लिए फोकस कर सकती है, हम 8 सेकंड। तो हमारा अटेंशन स्पैन कम है। तो मतलब आइज ब्लिंकिंग अटेंशन स्पैन से ही रिलेटेड है? नहीं, अब आपकी आई ब्लिंकिंग में आते हैं। मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को डायलॉग पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हार्ट हमारा 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? 72। हाँ ठीक है, इट्स राइट। सो रेंज 60 to 80। हाँ। अगर अब एनजाइटी होगी, चिंता होगी, तो आप फास्ट बीट करेगा। फास्ट बीट हाँ। करेगा, राइट? सिमिलरली आपने कभी ऐसा सोचा कि आपकी आईज 1 मिनट में कितनी बार ब्लिंक करती है जब आप रिलैक्स्ड हैं? कंपैरेटिवली कम जब हम रिलैक्स नहीं हैं। तो कितना 1 मिनट में कितनी बार होगा? नंबर दीजिए, ऐसी रफ एस्टिमेट। 20-30। वेरी गुड। आपने साइकोलॉजी करी है? मैं इंटरेस्टेड हूँ आप इन सब वो सब्जेक्ट्स मेरे को में। आपके आंसर से पता चल रहा है। तो 20-30। मैं आपको आप ही के ऑब्जर्वेशन के बारे में एक दो चीज़ें बता दूं कि जब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है या आप कोई चीज़ को थोड़ा रिकॉल करती हैं, तो आपकी आईब्रो साथ में आ जाती है। ये जो आपके अभी ये फोरहेड पे बीच में लाइन नहीं बन रही है, लेकिन ऐसे हो जाती है। और अभी आपने 20-30 बोला, तो आपकी आईज अभी एंटी क्लॉक में घूम गई। जैसे वो कंप्यूटर में मुझे कुछ ढूंढना है, बेबीज वीडियो, तो मैंने एंटर मारा तो C ड्राइव D ड्राइव, वैसे आपकी आईज घूम गई। तो मतलब मैं आप रिकॉल कर रही रिकॉल कर रही हो। हूँ। वेरी गुड। सो हाँ, ये आई ब्लिंक स्ट्रेस होता है। ज़्यादा आई अच्छा। ब्लिंक अगर तेज़ हो जाए तो फिर उसको स्ट्रेस हो रहा है। वो हार्ट रेट की तरह है। जब हार्ट रेट बढ़ जाता है एंजाइटी में, सिमिलरली आई ब्लिंक जब बढ़ जाएगा तब वो यूजुअली स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। अब इसमें किसी की आंख में कॉन्टैक्ट लेंस हो, वो भी एक बात है। आंख में कुछ चला जाए या लाइट तेज़ हो, उसका भी एक फैक्टर है। लेकिन आपने पूछा कल कहाँ थे, और एकदम से आई ब्लिंक तेज़ हो जाए, तो आप समझो कि उनको स्ट्रेस हो गया आपके इस क्वेश्चन से। या तो
आई ब्लिंक रेट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। ओके। हाँ। बट जिन लोगों का मतलब स्ट्रेस नहीं है एज सच, बट उनकी फिर भी नॉर्मल हैबिट होती है कि वो बहुत ज़्यादा आई ब्लिंक करते हैं। सो अगर जिनकी ज़्यादा हैबिट है आई ब्लिंक करने की, तो फिर आपको उनका बेसलाइन देखना है। बेसलाइन मतलब कि ऑन एन एवरेज एक कितना करते हैं आई ब्लिंक। ठीक है, मान लीजिए आप 30 कर रहे हैं, बाकी लोग 12 कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। 30 मैं देख लूँगा आपका 30 है। 30 के बाद मैं जब आपसे मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा और मैं देखूंगा आप 30 नहीं है, अब ये 50 हो गया है, तब मेरे लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि कुछ तो अब आपको स्ट्रेस हो गया है, ये रेगुलर 30 नहीं है। मुझे बस चेंज देखना है आपके रेगुलर बिहेवियर से। ओके Yeah. सर, इसी से मैं इस बात पे मूव करना चाहूँगी कि अगर हमें किसी से रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे कुछ लोग ना अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल भी करना चाहते हैं, ये पता नहीं मुझे कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हम बॉडी लैंग्वेज को फेक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम बॉडी लैंग्वेज को फेक कर सकते हैं और कितना ऑथेंटिक है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, ये हम कैसे डिकोड करेंगे? तो आपने कहा कि कैसे हमें पता चले कि ऑथेंटिक है और क्या फेक कर सकते हैं। देखिए, और तीसरा था कि क्या जेन्युइन पार्ट है जिससे कि आपको पता चल जाए। सो आप जब ऑब्जर्व करती हैं सामने वाले को, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में? सबसे पहले आईज और Okay. हैंड मूवमेंट्स और मे बी स्लाइट स्माइल, बट मोस्टली इट्स इन दी आईज से It's in ज़्यादा the पता eyes. लगता है। ओके, गुड, थैंक यू। इट्स इन दी आईज जैसे आपने कहा। सो उसका सबसे पहला वाला आंसर या सबसे पहला पार्ट जो आपको देखना चाहिए वो है फीट। अच्छा। फीट, क्योंकि इसका सिंपल प्रिंसिपल है, जो भी बॉडी पार्ट आपके ब्रेन से सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। अब आप सोचिए आपका फेवरेट सॉन्ग बज जाए कार में और फिर ऑटोमेटिकली फुट टैप होने लगता है कि ये तो मेरा सॉन्ग है। या ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फुट मूवमेंट होने लगता है। स्ट्रेस हो जाता है तो उसमें भी फुट मूवमेंट अपने आप होने लगता है। अगर आपको सामने वाला अच्छा नहीं लगता और आपको भागना है वहाँ से, तो एक पैर उसकी तरफ, एक पैर दरवाजे की तरफ। अब ये आप नोटिस करिएगा अगली बार जब किसी को मिलते हैं तो। ठीक है, तो एक पैर आपकी तरफ, एक दरवाजे की तरफ, उससे पता चल जाएगा कि ये यहाँ रुकना नहीं चाहते, ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, और तो फुट इज़ द फर्स्ट थिंग। इसीलिए बीच में टेबल नहीं होनी चाहिए, जो हमारे बीच में अभी है नहीं। तो वो टेबल आप साइड में करिए, तब आप एक अच्छा इंटरव्यू भी ले पाएंगे, क्योंकि फुट मूवमेंट नहीं देख पाते हम लोग। फुट मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या हम बॉडी लैंग्वेज को फेक कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। मैं इसमें अमिताभ बच्चन का जो पुराना सीज़न था कौन बनेगा करोड़पति में, जब वो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट करते थे, तो वो बोलते थे पहला ऑप्शन है डी, फिर सी, फिर बी। तो अब वो जो बोलते थे ना, आप सिर्फ उनके फेस को देखिए, फेस में तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप उनके हाथ को देखिए, वो हैंड ऐसे ऐसे करते रहते हैं, डी, सी, बी, ए। उनका स्ट्रेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। स्ट्रेस आपको हैंड में दिखता है। तो लेकिन हम लोग ज़्यादातर फेस ही को देखते हैं, और फेक लोग यूजुअली कर लेते हैं अगर यहाँ तक टेबल हो तो फेस को फ्लैटर किया कर जा दे। सकता है। हाँ, लेकिन पूरी बॉडी को नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नल जिसे नॉन वर्बल लीकेज कहते हैं, वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। आपके फुट से, आपके हैंड से, कहीं से भी पता चल जाता है। वाओ सर, इसी से मैं हाथों का रोल पूछना चाहूँगी। जैसे कुछ लोग जब बात करते हैं, जैसे मैं ही बात करती हूँ, कुछ लोगों का हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि अगर ये ऐसे ओपन हाथ हैं तो मतलब वो लोग ज़्यादा ऑथेंटिक और एक्सप्रेसिव हैं और झूठ नहीं बोल रहे हैं कंपेयर टू ऐसे करके जो लोग बात कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये कितना सच है कि हाथों का मूवमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर? ओके, ठीक है। तो अब मेरे दोनों हाथ पीछे चले जाते हैं। अब आप बताइए कि मेरे दोनों हैंड्स, अब मैं आपसे मिलूं और मेरे दोनों हैंड्स ऐसे ही पीछे, और मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिलूं, तो आपको क्या लगेगा मेरे बारे में जब हैंड्स आपको दिख नहीं रहे हैं? तो कि आप खुद के बारे में कुछ छुपाना चाह रहे हैं। करेक्ट। एंड आपको खुद के बारे में कॉन्फिडेंट लगेगा, आपको खुद को सेफ एंड सिक्योर लगेगा? मेरे दोनों हैंड्स पीछे हैं, नहीं। मेरे पास वेपन भी हो सकता है, मेरे पास कुछ भी हो सकता है। तो आपके हैंड्स दिखना इज अ साइन ऑफ ट्रस्ट। अच्छा। ओके। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि पॉकेट में हाथ डाल लिया है तो बहुत कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा कैजुअल दिख रहे हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस जाता है तो सबसे पहले हाथ पॉकेट में चले जाते हैं। लूज का मतलब है लो कॉन्फिडेंस, पॉकेट में हाथ जाना वो। अच्छा। इट इज सिमिलर टू, मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ, वहाँ पे एक पोडियम लगा हुआ है, मैं उसके पीछे जाके छुप के खड़ा हो जाता हूँ। वो बिल्कुल उसी की तरह है, पॉकेट में हाथ डालना। आपके हाथ पॉकेट में नहीं होने चाहिए,
क्योंकि वो लो कॉन्फिडेंस है। ओके अब आपने बात करी ऐसे बात करने की, तो अगर आपके हैंड्स ऐसे हैं तो इसको ओपन जेस्चर कहते हैं कि हाँ या वी आर ओपन एंड आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। अभी कुछ टाइम पहले मैं दीपक से बात कर रहा था, तो उन्हीं से बात कर रहा था, उन्होंने कुछ बोला और अपना हाथ यहाँ पे रखा अपने चेस्ट पे ऐसे करके। ऐसे जो पुरानी वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस बात करती थी अमेरिका की, यू कैन ट्रस्ट मी। तो अच्छा अपने हार्ट के पास हाथ रख के बोलते थे ये कि एक यू कैन, सच का साइन है, हाँ, ऑथेंटिसिटी का। ऑथेंटिसिटी का साइन है कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें फिर हैंड का रोल है। और आपने कहा हैंड्स बात करते हुए, ये जो हैंड्स हैं, एक रिसर्च थी जिसे साइंस ऑफ पीपल ने करी। उन्होंने कहा जिन्होंने 18 मिनट्स ऑफ टेक टॉक में 446 जेस्चर्स करे हैंड से, वो ज़्यादा वायरल हुई इन कंपैरिजन टू जिन्होंने 18 मिनट में 272 जेस्चर्स करे, जो कि लेस थे। तो हैंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सामने वाले की अटेंशन को पुल करता है। अगर ये हैंड ही ना चले तो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट नहीं कर पाता है, फिर आपको लगता है यहाँ पे क्या मिसिंग है, कुछ रोल है। और मैं आपको रिसर्च बता दूँ, झूठ में मेरे हाथ चल रहे हैं, आपने पूछा कल का दिन कैसा था, बहुत अच्छा था, मैं फ्रेंड्स के साथ वहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया। फिर आपने पूछा कल आपकी कार कहाँ थी, लेट्स से मेरी कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। अब मेरे हैंड नहीं चल रहे और मैं कहता हूँ यहीं खड़ी थी और कहाँ होगी। अब मेरे हैंड अगर अब नहीं चल रहे तो आपके लिए रेड फ्लैग है। अच्छा पहले चल रहे थे और अब क्यों नहीं चल रहे। तो ये रिसर्च जो है ये पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी की है, साउथ लंदन की। अगर किसी के नहीं हाथ चल रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, पहले चल रहे थे अब क्यों नहीं चल रहे हैं, इसमें झूठ भी हो सकता है। सो बेसिकली आपके इस आंसर से मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है तो उनका आईज मूवमेंट, उनके हाथ, उनके फीट आर द मेन पार्ट्स हैं जिनको आप फोकस कीजिए, सिर्फ फेस पे ही नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, यू नो, लव रिलेशनशिप्स, डेटिंग, लोग फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं, तो इससे मतलब बॉडी लैंग्वेज से ये भी पता लग जाता है कि कौन तुम्हारे अंदर कितना इंटरेस्टेड है। और यू नो जो पार्टनर्स कपल्स होते हैं तो उससे भी पता लगता है कि कौन कितना प्यार में है दूसरे वाले के साथ, इफ़ अगर मैं इस बात को सही तरीके से कह रही हूँ। तो मैं कुछ इंटरेस्ट के साइंस जानना चाहूँगी आपसे बॉडी लैंग्वेज में, जो कि ये शो करता है कि एक इंसान दूसरे में इंटरेस्टेड है। राइट, आई थिंक ये इन इट सेल्फ ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे बहुत सारे वीडियोस एंड रील्स बने। जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जाते हैं और सामने से वो आता है, तो ये बर्ड्स में भी वही बिहेवियर है जो ह्यूमंस में होता है, और मंकीज़, प्राइमेट्स में भी यही बिहेवियर है, तो हम लोग भी उसी को कॉपी करते हैं। और अगर एक बर्ड दूसरी बर्ड को भी इम्प्रेस करना चाहती है तो अपने फेदर दिखा के कि मेरे फेदर्स कितने अच्छे हैं, तो उसको देख के भी ह्यूमन भी ऐसे ही करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के। और सामने जब कॉफ़ी पीने आते हैं तो साइन ऑफ इंटरेस्ट, नेक टिल्ट। अगर आप दूर से बैठे एक कपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें से आप दोनों में से किसी का भी एक का नेक टिल्ट देखें तो ये साइन ऑफ इंटरेस्ट है। हाथ नहीं आना चाहिए, हाथ इज अ साइन ऑफ बोर्डम। अच्छा, बोर्डम है, वो लेक्चर में मर गए बात सुनते सुनते ऐसा वाला। सो स्लाइट नेक टिल्ट इज अ साइन ऑफ इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपके पास डॉग है? मेरे पास तो नहीं है पर्सनली, पर अगर I've played with dogs, you played with dogs, अगर आपके यहाँ या इफ़ यू नो समवन जिनके पास डॉग है, अगर उनका डॉग भी ऐसे करके देखता है तो डॉग को लगता है ये तो ज़रूर मेरे लिए कुछ लेकर आया है, दिस इज ही हैज समथिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो डॉग भी ऐसे ही करता है। और अगर आपके यहाँ पे छोटा बच्चा है 2-3 महीने का है, 3-4 महीने, तो वो भी ऐसे आपको इंटरेस्ट से देखता है। और कपल्स भी अपनी नेक टिल्ट करके जस्ट लाइक अ डॉग और अ बेबी ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं जब वो इंटरेस्ट में होते हैं। ये तो मैं आपको फर्स्ट साइन बता रहा हूँ, नेक। सेकंड, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगते हैं। हाँ, ये बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं इंस्टाग्राम पे कि कुछ फेमस सेलिब्रिटी कपल्स हैं, वो कॉपी कर रहे हैं, अगर एक उठ रहा है तो दूसरा भी उठ रहा है, अगर एक ऐसे बैठा है तो वो दूसरा वाला भी ऐसे ही बैठ जाता है। इसको मिररिंग कहते हैं। यस, मिररिंग। व्हेन यू रियली लाइक द अदर पर्सन, ऑटोमेटिकली आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगते हैं, एंड वर्ड्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला बॉय नहीं बोल रहा है, गाय बोल रहा है, तो आप भी गाय बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। वर्बल मिररिंग, उनकी वोकैबुलरी आपकी वोकैबुलरी बन जाती है। एक्सीलेंट, आप रेजोनेट कर रहे हैं मेरे बात से। इसको वर्बल मिररिंग कहते हैं। हाँ, और यू नो विद टाइम ऐसा भी होता है, कुछ नहीं कहते कि आप दोनों कपल्स एक जैसे दिखते हैं। एक्सीलेंट, हाँ, कुछ टाइम के बाद कुछ कपल्स दिखने लगते हैं एक जैसे। वो ऐसे
जिनको बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो वो ऐसा होता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, ये अगर ये टेबल बीच में होती और मान लीजिए आपने मुझसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया हाँ। और मैं आपके साथ कॉफ़ी पीने आया, तो मैंने ये बीच में ग्लास रख दिया। आपने पूछा कि आप पिछले साल क्या कर रहे थे, तो मैंने ग्लास बीच में रख दिया। इसका मतलब बैरियर। एक्सीलेंट, इट्स अ फिजिकल एंड अ साइकोलॉजिकल, दोनों बैरियर है। मुझे आपकी इस बात से स्ट्रेस हो गया, या लेकिन आपने यही क्वेश्चन पूछा और ये ग्लास पहले रखा हुआ था और मैंने उठा के साइड में रख दिया। क्लैरिटी। क्लैरिटी एंड मोर ओपननेस, यहाँ पे सामने वाले में इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है। मैंने सारे बैरियर हटा दिए हैं। कुछ लोग तो अपनी वॉच भी निकाल के साइड में रख देते कि ये सारा टाइम अब आपका है, तो ये भी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ इंटरेस्ट। अनदर थिंग, 3 T's, आपका टॉप, आपका टॉर्सो और आपके टोज, तीनों उसी की तरफ अलाइंड होने चाहिए जो आपका पार्टनर है। लेकिन अंडर द टेबल आप बैठ के देख रहे हैं दूर से 1 फुट पार्टनर की तरफ और 1 फुट इधर, तो वो उस कॉन्वर्सेशन से निकलना चाहते हैं। आपको ऊपर से तो स्माइलिंग दिख रहा है, सब कुछ अच्छा, पर अंडर द टेबल वो दिख रहा है कि ये कभी भी निकल सकते हैं यहाँ से बाहर। सो ऐसे आपको फुट सिग्नल भी दिखाई देता है। और अगर कोई डिसइंटरेस्टेड है और मान लीजिए कपल्स की लड़ाई हो रही है, तो Okay. वो लड़ाई के टाइम की क्या बॉडी लैंग्वेज होगी? हाँ, लड़ाई की लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अगेन दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उनमें लड़ाई हो रही है, तो फॉर अ वुमन और अ फीमेल, ये पार्ट जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, इसको नेक डिम्पल कहते हैं, जहाँ पे आपका नेकलेस रुक रहा है। ओके। ओके, अगर मेल ने कुछ भी स्ट्रेसफुल बोला तो यहाँ पे हाथ जाएगा ही जाएगा। ओके, कि अब ये कैसे होगा, हाउ इज दैट पॉसिबल। ये स्ट्रेस मीटर है फॉर अ फीमेल। मेल का स्ट्रेस मीटर फेस है। हाँ, जो ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे आप जितना स्ट्रेस दोगे उतना हार्ड अपने फेस को करेंगे वो। आपने नोटिस किया है ये? या आई एम श्योर आपको कोई याद आ रहा होगा। तो मेल्स अपने फेस को टच करते हैं जब उनको स्ट्रेस होता है, और आप उनसे पूछते हो कि अब ये कैसे होगा, मैं बताता हूँ, तो आपको दिखाई देगा। मेल अपना फेस टच करने लगेगा, यहाँ पे नेक डिम्पल या सुपरास्टर्नल नॉच को टच करने लगेंगी। ज़्यादा कोई बात अच्छी नहीं चल रही है तो अपना आई भी रब करना शुरू कर देंगे। अच्छा। इसका मतलब होता है जब छोटे में होते हैं हम अपनी आईज ऐसे बंद कर लेते हैं जब कुछ अच्छा नहीं लगता। बड़े होके वो नहीं कर सकते, तो बड़े होके ये करने लगते हैं, ब्लॉकिंग द अदर पर्सन आउट। तो उनको उनकी कही हुई बात अच्छी नहीं लग रही है तो वो ये करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ऑटो टच होने लगता है, यानी अपनी बॉडी पे कहीं ना कहीं टच करने लगेंगे, फेस पे, हाथ पे। आपको दिखाई देगा कि इनके बीच में स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। और 2 लोग बैठे हुए हैं, तो सामने वाले ने क्या कहा आपने सुना नहीं, पर ये वाला पीछे चला गया अपनी चेयर में। ये फिजिकल डिस्टेंस भी बढ़ा लिया और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी दोनों में बढ़ गया है। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला पार्टनर इज़ नॉट गोइंग गुड। उस वाले पार्टनर के साथ टेंशन इंक्रीज हो रही है। जब रिलेशनशिप अच्छा चलता है तो डिस्टेंस कम होता है, लेकिन जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो फिजिकल डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है दोनों के बीच में। इसी से मैं कुछ बिजनेस मीटिंग्स और पार्टनरशिप्स की भी बात करना चाहूँगी, या इंटरव्यूज़ ही मान लो कि मान लीजिए कि मैं किसी मीटिंग के लिए गई हूँ और वो डील, बिजनेस डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कैसे उस दूसरे पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करूँगी पॉजिटिव साइंस के लिए कि हाँ मेरा काम सक्सेसफुल होगा इनके साथ, कि इंटरव्यू या मुझे मिल जाएगा, ये जॉब मुझे मिल जाएगी, इंटरव्यू क्लियर हो गया है। राइट। अच्छा, ये बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब कैंडिडेट्स जाते हैं उनका इंटरव्यू होता है और फिर वो बोलते हैं विल गेट बैक टू यू, या और फिर उसके बाद वो बेचारे वेट करते रहते, फ़ोन तो आया नहीं। एंड हाँ, सो आपको कैसे पता चलेगा? आपने सामने वाले से पूछा कि वो जो भी क्वेश्चन पूछा और उसके रिस्पॉन्स में आपने आंसर दिया, और उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि आई रब कर दिया, तो उनका आपका आंसर अच्छा नहीं लगा उनको। दैट्स 1। नंबर 2, आपके बोलने पे एकदम से खांसी आ जाए, गला ख़राब हो जाए, तो आप समझो कि उनको आपकी इस बात से तो प्रॉब्लम है। ये स्ट्रेस सिग्नल है, क्योंकि इमोशनल ब्रेन आपके थ्रोट के साथ कनेक्टेड होता है। आपने कभी महसूस किया है, आप किसी डेथ या लॉस में किसी में गए और लोगों का गला भरा आता है, वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि इमोशन आपके थ्रोट में आता है सीधा। वाओ। इसीलिए तो एकदम, लेकिन जब झूठ भी बोलते हैं तो भी थ्रोट में आता हाँ, गला साफ करना पड़ता है। कुछ लोग खांसना शुरू कर देते फ़ोन पे ही, तो वो भी आपको सुनने की ज़रूरत है इंटरव्यू में अगर ऐसा हो रहा है तो। यस। राइट। और आपने कुछ पूछा और वो पीछे चले गए, हाँ हम आपको बताते हैं, विल गेट बैक टू यू, वो भी और डिसइंटरेस्ट का साइन वो है। भी डिसइंटरेस्ट का साइन है। राइट। और फेशियल टच, आई टच, और सबसे इम्पॉर्टेंट नोज़। नोज़ बहुत इंटरेस्टिंग है
क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिसेप्शन नोज़ में पता चलता है। जब कोई बहुत स्ट्रेस में होता है या बहुत कई बार डिसेप्टिव होता है तो यहाँ ब्लड प्रेशर सबसे पहले पता चलता है, नोज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और नोज़ में इचिंग होने लगती है, तो लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, नोज़ को टच करने लगते हैं। ये शिकागो टेस्ट एंड ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर की रिसर्च है जो बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन कैटेकोलोमीन्स निकलते हैं तो लोग अपनी नोज़ को टच करने लगते हैं जब उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो आपको इन सब बातों से पता चलेगा कि जब वो रिक्रूटर ऐसा कर रहा है कि वो एक्चुअली में आते हैं कि नहीं आते हैं। कई बार वो अपना फेस फ्लैट रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि वो एक्चुअली में आपको तो वो रिक्रूट कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं अपनी बॉडी वो लैंग्वेज। अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो साइन ऑफ इंटरेस्ट है और आई कांटेक्ट भी करेंगे। आई कांटेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है राइट, बॉडी लैंग्वेज में, आई थिंक। दैट्स राइट। अगर आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं, इट इज़ सिमिलर टू एन आई कांटेक्ट। दोनों में हैंडशेक करने पे एक केमिकल जनरेट होता है ऑक्सीटोसिन। सिमिलर केमिकल जनरेट होता है जब आप सामने वाले के साथ अच्छा आई कांटेक्ट करते हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा आई कांटेक्ट मदर करती है और बच्चा रिस्पॉन्स देता है उस पर। आई कांटेक्ट, एक अच्छा आई कांटेक्ट सामने वाले को बोलता है ये कॉन्फिडेंट है। सो आपको आई कांटेक्ट से भी पता चलेगा कि सामने वाले का कितना इंटरेस्ट है। और अगर नहीं है तो आप बोलते रहो इधर उधर, रिक्रूटर तो करते ही हैं, तो देखते हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, आपको पता चल जाएगा कि इनका है कि नहीं है। और लीनिंग फॉरवर्ड भी करने लगते हैं जब उनको और इंटरेस्ट आ जाता है आपकी बात में। अब मैं ना लायर्स के बारे में पूछना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं सिचुएशनल लायर्स, कि सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें झूठ बोलना पड़े। कुछ लोग होते हैं कंडीशनल लायर्स, कंडीशनड लायर्स आई मीन, कि वो झूठ बोलते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ बोलना उनकी प्रवृत्ति है। तो एक झूठे इंसान का कैसे पता लगेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से? ये कैसे पता लगेगा कि ये सिचुएशनल झूठ बोल रहा है या फिर ये झूठा ही है? तो झूठ को कैसे पकड़ेंगे बॉडी लैंग्वेज से? ओके, देखिए, जो तो सिचुएशन में बोल रहा है झूठ, उसमें तो ज़्यादा स्ट्रेस सिग्नल दिखाई देंगे आपको। ओके। क्योंकि वो बेचारा कभी कभी बोलता है और उसको थोड़ा सा भी बोलने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। हाँ, उसको अंदर से और पता होगा वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आप एक एक्सरसाइज करोगे? क्या? ओके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ABCD बोलना है और टिल Z या Z तक जाना है। लेकिन आपको ऐसे करना है ABCDEFG, ऐसे करना है। इसमें स्टेज 2 है। ओके। फिर उसके बाद मैं आपको स्टेज 2 बोलूँगा, तो पहले आप फर्स्ट से स्टार्ट करिए। ओके। ABCD, तो थोड़ा सा तो करिए जोर से। हाँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके ग्रेट, थैंक यू। स्टेज 2 आपको यही करना है, और अब रिवर्स में जाइए। आप जाइए Z Y X, पीछे ऐसे जाइए। मुझे याद नहीं आएगा ऐसे। वापस अब इसी को करना है, क्लैप करते रहिए और कोशिश करिए। Z Y X करिए। डिफिकल्ट हुआ है मेरे लिए थोड़ा। ये है ही इसीलिए डिज़ाइन डिफिकल्ट बनाने के लिए। ट्राई तो कीजिए। ZYX VU गुड। TSR। I'm ओके, getting ठीक है, confused. ओके फाइन, थैंक यू। इसमें आपको स्ट्रेस हो गया हाँ। सेकंड वाले पार्ट में। अब इसमें क्या था, आपका हैंड मूवमेंट। जब किसी को स्ट्रेस होता है आप अपनी ब्रेथ भी कैच कर सकते हैं, और वो कई बार जब झूठ भी बोलते हैं तो ये हैंड मूवमेंट स्लो हो जाता है या स्पीच स्लो हो जाती है। यस, स्पीच स्लो हो जाती है, सोचते हैं क्या बोलना है। जो सिचुएशनल लायर्स हैं, जो उनको ये सब सिग्नल ज़्यादा दिखेंगे, जो अभी, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते हो रोज़ की लाइफ में झूठ तो ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो रोज़ के झूठ बोलते हैं, जो बिल्कुल पैथोलॉजिकल लायर्स हैं, उनके लिए सच बोलना मुश्किल है। तो उनके लिए इजी होता है। एक्सीलेंट। उनके अंदर स्ट्रेस ऐसे सिग्नल्स दिखाई नहीं देंगे जल्दी आपको। हाँ। फिर आपको बेटर कैचर होना चाहिए, क्योंकि उनका इतना अच्छा लाया होगा कि आप कई बार तो उनको खुद ही बिलीव करना चाहते हो कि ये तो ठीक ही बोल रहा होगा। और अगर आपको पता चल जाएगा तो भी आप उनके चार्म में आ जाओगे, क्योंकि दे आर चार्मिंग इन अ वे, दे आर चार्मिंग। तो आप उनके लाइफ में आ जाओगे। और ऐसे लोगों को कैसे पकड़ेंगे? इन दैट कंडीशन आपको पहले उनको बेसलाइन करना होगा। पहले उनकी जो बात है उनको पहले वेरीफाई करो कि जो बोल रहे हैं वो कितना ठीक है, अगर आप नए नए मिले हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं
तो ये देखना है कि वो ज़्यादा स्वीट तो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, बट टू स्वीट इज़ डायबिटीज़। मैं हमेशा मानता हूँ कोई मुझसे पहली बार मिल रहा है और ज़्यादा स्वीट हो रहा है तो मैं उसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों इतना स्वीट हो रहे हैं। व्हाट इफ कि वो इंसान ही स्वीट हो, मतलब तो जनरल वो भी नेचर। आपको टाइम के साथ ही पता चलेगा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बात करके टाइम के साथ। अगर वो स्वीट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर स्वीट इसलिए ही होते हैं क्योंकि बाद में कुछ और भी होता है। वो भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं। पर जो पैथोलॉजिकल लायर है वो स्ट्रेस सिग्नल कम देंगे। वो कई बार तो लाई डिटेक्टर भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उनको फील ही नहीं हो रहा, ना मेरा हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, ना मेरा ब्रीदिंग रेट ऊपर जा रहा है, ना मुझे पसीना आ रहा है। एकदम लाइक बटर निकल जाएंगे वो। इन दैट केस यू विल हैव टू बी अ बेटर कैचर। ओके, इसी से जैसा आपने चार्मिंग पर्सनालिटीज़ की बात की, अब मैं डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स को समझना चाहूँगी और उनकी बॉडी लैंग्वेज। जैसे Okay. चार्मिंग, एक नार्सिसिस्ट बहुत चार्मिंग होता है। जी जी जी। तो पहले नार्सिसिस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। एक नार्सिसिस्ट इंसान की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? ओके, नार्सिसिस्ट जिनको पता है या जिनको नहीं पता है, वो नार्किसस से लिया गया है, जो खुद से ही प्यार में पड़ गया था। उसने अपने आप को पानी में देखा और उसने कहा ये कौन आदमी है, और खुद ही को वाह। पसंद करने लग गया। उसने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत देर तक देखता रहा। लेटर ऑन गॉट टू नो कि वो खुद ही को देख रहा था। सो नार्सिसस जो खुद से ही ज़्यादा प्यार करे और दूसरों से कम। सो उसको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि वो ज़्यादातर सारी अप्रिसिएशन खुद ही की कर रहा होता है। ही और शी इज़ फिल्ड विद देमसेल्व्स। उनको अपनी बात में अच्छा लगता है। इसका एग्जाम्पल एक टेड बंडी है। जो टेड बंडी एक सीरियल किलर थे और उनको सारा प्यार खुद से था, लेकिन उनको अटेंशन देना आता था सामने वाले को, जिसकी वजह से सामने वाला उनमें इंटरेस्ट लेने लगता था। नार्सिसिस्ट आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। नार्सिसिस्ट खुद को ही अप्रिशिएट करेंगे इवेंचुअली, और आपको भी इंकरेज करेंगे कि इवेंचुअली वो उन्हीं को कर दें। करवा देंगे खुद को। हाँ, वो खुद ही को अप्रिशिएट करा देंगे, और उनमें वो चार्म होता है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ वो ठीक ही कह रहे हैं, या एंड यू अग्री विद देम। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? सिंस हम बॉडी लैंग्वेज की बात, या द लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो, आई थिंक। ऑल्सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल लीडर्स की तरह ही उनकी बॉडी मूवमेंट स्लो होगी। डॉग आ रहा है रूम में तो भागता हुआ आ जाएगा, और जितना छोटा डॉग है वो उतनी तेज भागता हुआ आएगा। लेकिन जितना बड़ा डॉग है वो उतना स्लो चल कर आएगा, और अगर टाइगर आ गया तो वो उतना ही स्लो आएगा। लीडर भी वैसे ही है, जितना स्लो आएगा लीडर वो उतने ही अथॉरिटेटिव है। और आई थिंक पॉस्चर भी बहुत स्ट्रेट होगा। पॉस्चर भी बहुत स्ट्रेट है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत स्लो आएगा, लंबे स्ट्राइड्स होंगे। और जो ऐसे नार्सिसिस्टिक या कुछ ट्रेड्स लीडर्स में से भी होते हैं, वो आपकी बात का एकदम जवाब नहीं देंगे। आप जो बात करोगे वो आपको देखते रहेंगे और 3 सेकंड्स के बाद जवाब देते हैं। थोड़ा सा पॉज लेंगे और 3 सेकंड्स के बाद लेंगे, तो उससे आपको लगेगा कि क्या अथॉरिटी, क्या हो रहा है इनका। नॉट क्विक टू आंसर, सो यू गेट इन्फ्लुएंस बाय देम। अच्छा, ये उनका इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है। इंटरेस्टिंग। स्लो मूवमेंट, गुड आई कांटेक्ट, एंड दे स्माइल लेस। और वॉइस में भी वो चेंज करते हैं, आई गेस। डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन, डीप वॉइस एंड डाउनवर्ड, जिसको लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। जैसे अगर आप रात में कभी रेडियो लगाते हैं तो रेडियो में वो कहते हैं क्या आप परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं तो क्या मैं आपकी बात सुन सकता हूँ? तो द अदर पर्सन स्टार्ट्स पेइंग अटेंशन, ये तो शायद मुझसे ही बात कर रहे हैं। लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस, ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये अमेरिका के एफबीआई के जो किडनैपिंग करे होस्टेजेस को छुड़ाते थे उनकी रिसर्च है। ये एक नार्सिसिस्टिक वॉइस है जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जो लोगों को, इसको लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस कहते हैं। ओके, इसी से इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की भी बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? श्योर। सी इंट्रोवर्ट्स, जैसे द वर्ड इंट्रो अपने में ही, वो बहुत कम एक्सप्रेशन चाहते हैं, और कई बार वो नोटिस भी नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि मुझे तो इग्नोर ही कर दे तो अच्छा है, मैं अपने कॉर्नर में ठीक हूँ। तो इतना ज़्यादा ओपन जेस्चर्स नहीं होंगे उनके, ज़्यादातर वो कई बार क्लोज रहते हैं। लेकिन अगर उनके कंफर्ट लेवल में उनके फ्रेंड्स हैं तो वो ओपन अप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ क्लोज्ड है। रही बात जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, उनके वो जेस्चर्स भी ओपन और लार्ज, और दूसरों को भी जाके ऐसे कई बार वो टच करते हैं,
और उनको भी अपनी दूसरे को टच करने का मतलब ये होता है कि ये भी मेरी टेरिटरी में है अब। ये टॉम क्रूज करते हैं, इसको फिजिकल एक्सपेंशन कहते हैं। मार्किंग देयर टेरिटरी। एक्सीलेंट। एनिमल्स भी यही करते हैं, मार्किंग देयर टेरिटरी, तो Yes. टच करके। सो ये एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं, लार्ज जेस्चर्स करते हैं, और उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत जल्दी आके डिसअपियर हो जाते हैं। हाँ। गुड टू सी यू, राइट राइट, तो जल्दी आता नहीं है। तो ऐसे करके आपको एक्सट्रोवर्ट्स में बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि वो जेन्युइन नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल होने की वजह से वो इसमें अडेप्ट कर लेते हैं। वाओ। एम्पैथ्स और पीपल प्लीजर्स ये कैसे होंगे? पैट्स और पीपल प्लीजर्स, पीपल प्लीजर में तो आपको हेड नॉडिंग, जैसे आपने कहा, बहुत दिखाई देगी। हेड नॉडिंग बहुत होती है, स्माइल बहुत करते हैं। आप इमेजिन करिए, आप बोर्ड रूम में हैं, और बोर्ड रूम में एक लीडर बैठे हैं और बाकी लोग बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्माइल कौन करेगा? बाकी लोग। और लीडर कम, और उनको देख के सब स्माइल करते रहते हैं कि शायद ये खुश हो जाए, राइट? तो जो पीपल प्लीजर्स होते हैं वो स्माइल ज़्यादा करते हैं। मैं तो नेचुरल स्माइल करती हूँ। हाँ, यस यस, आई एग्री। ये तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ कि उस बोर्ड रूम में वहाँ पे स्माइल करते, लीडर कम स्माइल करता है, राइट? पीपल प्लीजर स्माइल ज़्यादा करते हैं, हेड नॉड ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में अग्री कर जाते हैं। जो उनके लिए अनकंफर्टेबल होगा उसमें भी अग्री कर जाते हैं, वो लेटर ऑन जाके रिग्रेट करते हैं, ये तो करना नहीं था। नो बोल नहीं पाते, हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एंड अपना एक्सप्रेशन खुद का नहीं होता है, फेक एक्सप्रेशन नहीं, एज इन एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को पीपल प्लीजर्स, क्योंकि वो सबके साथ अग्री कर जाते हैं ना, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, खुद का कोई एक्सप्रेशन नहीं। सो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सो एंड मिररिंग बहुत करते हैं। मिररिंग मतलब, अगर आप ऐसे बैठे हो तो मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊंगा, राइट? अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो मैं भी चाय छोड़ के कॉफ़ी पीना स्टार्ट आप कर दूंगा। स्क्रैच करो तो वो भी करेंगे। सब कुछ आपका बिहेवियर कॉपी करने लगेंगे, आपका अटायर भी पिकअप कर लेंगे, कि सो दैट यू नो यू गेट इम्प्रेस्ड। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एलिजाबेथ होम्स स्टीव जॉब्स की तरह बनना चाहती थी। वो एलिजाबेथ होम्स ने तो बहुत बड़ा स्कैम कर दिया अमेरिका में, पर उन्होंने बोला आप मुझे एक ब्लड ड्रॉप दीजिए, मैं 100 टेस्ट कर दूंगी उससे। स्कैम कर दिया उन्होंने। और स्टीव जॉब्स की तरह उन्होंने ये ब्लैक पोलो नेक पहन कर आ जाती थी, वही कार ड्राइव करनी स्टार्ट कर दी, तो शी वांटेड पीपल टू सी हर लाइक स्टीव जॉब्स। वो अलग बात है, उन्होंने बाद में स्कैम कर दिया, लेकिन सामने वाले का सब कॉपी कर लेते हैं। तो अब मैं कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करना चाहूँगी। जैसा कि आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बोला था कि बॉडी लैंग्वेज का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, मतलब कि सेम कल्चर के लोग में बहुत सिमिलैरिटी होगी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो जैसे आपने कहा कल्चर के अकॉर्डिंग ना, कई बार सेम चीज़ का कई बार मीनिंग बदल जाता है। मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेस में मेल ऐसे करने लगता है, फीमेल भी करती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं अपनी मुस्टैच और बियर्ड को। कुछ नहीं है ऐसा, उनको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, पर उनको ऐसे ही अच्छा लगता है, वो पूरे टाइम यही करते हैं, है ना? तो क्या उनको स्ट्रेस हो रहा है? नहीं, लेकिन वो उनके कल्चर का पार्ट है। तो जब भी आप किसी को रीड करते हैं, उसका कल्चर भी अकाउंट में लेना ज़रूरी है। हम लोगों के यहाँ पे 6 to 7 सेकेंड से ज़्यादा आई कांटेक्ट को लगेगा अब ये इन्वेसिव हो गया, राइट? लेकिन किसी और कंट्री में अगर आप मिडल ईस्ट जाते हैं ज़्यादा है, तो उनको लगेगा कि अब हमारे कल्चर के ये वायलेट कर रहे हैं, इतना आई कांटेक्ट अलाउड नहीं है। सो हर कल्चर के अकॉर्डिंग वो मीनिंग चेंज हो जाता है। सो सिमिलरली हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो अभी बहुत पॉपुलर वीडियो आया था, वो अपनी कांग्रेस में बैठी थी, तो अपनी लीडर से बोल रही थी कि सर आप हमसे आँख ही नहीं मिला रहे, हम आपको बता रहे हैं अपना मुद्दा, मैं जीत कर आई हूँ इलेक्शन, तो आप आँख नहीं मिला रहे हैं। तो कह रहे हैं मैडम हम आपसे आँख नहीं मिला सकते, ये अलाउड नहीं है, आप हमसे ऐसे ही बात करिए। तो उन्होंने कहा आप आँख तो मिलाइए, बात कैसे करेंगे, मैं इलेक्शन जीत कर आई हूँ। तो कह रहे हैं आप ऐसी बात करिए ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो वो उनका कल्चर है कि वो आई कॉन्टैक्ट करना भी अलाउड नहीं फील करते। डजेंट मीन कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर वो कल्चरल है। आपको कल्चर सामने वाले का अकाउंट में लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ गलत देख रही हूँ, मैं ये गलत देख रहा हूँ। सो यार ओके, इसी से अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं ना, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे उसका।
क्रिमिनल बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज से हम डिसेप्शन और झूठ, और जब कोई गिल्टी होता है कोई क्राइम का, तो ये सब हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, मतलब कैसे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स डिकोड करते हैं, और कुछ क्रिमिनल्स की हम बॉडी लैंग्वेज भी आपके साथ पढ़ना चाहेंगे इफ। ओके, श्योर। फिर से मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। आई नो, लेकिन इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको और जो व्यूअर्स को। अब आप 4 ऐसी चीज़ें मुझे बताइए जो आपने कल करी हो, ऐसी बड़ा बड़ा इवेंट बता दीजिए, वॉक पे गए, खाना खाया, ऐसे करके 4 चीज़ें, पर सही ऑर्डर में बताइएगा। ठीक है, सोच लिया आपने? ओके, सो बताइए। योगा, हाँ, रीडिंग अ बुक, हाँ, अरेंजिंग माई क्लोसेट, हाँ, एंड देन वॉशिंग माई क्लोथ्स। ओके, ठीक है। अब इसको बैकवर्ड में बताइए, इसी ऑर्डर में बैकवर्ड बताइए। वॉशिंग माई क्लोथ्स, हाँ, arranging the closet, reading a book, and yoga. ओके, वेरी गुड। अब अच्छा कर रहे हैं आप। ये फर्स्ट स्टेज है अभी, अब इसकी सेकंड स्टेज है। अब आपको ये जो आपने मुझे बताया, इसमें कोई 1-2 इवेंट बना के डाल दीजिए जो आपने किया ही नहीं है। झूठ। हाँ, ठीक है। ठीक है, सोच लिया आपने? या आप बताइए। डांस क्लास, वो ऑर्डर में बोलिए। ओके। योगा, रीडिंग अ बुक, डांस क्लास, अरेंजिंग माई क्लोसेट, एंड वॉशिंग माई क्लोथ्स। ओके, गुड। बैकवर्ड जाइए। वॉशिंग माई क्लोथ्स, अरेंजिंग माई क्लोसेट, डांस क्लास, रीडिंग अ बुक, योगा। ओके, गुड। सो जो सेकंड वाले में था, आप बैकवर्ड जब जाते हो उसमें, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन, जब कोई हम इंफॉर्मेशन बना के डालते हैं तो उसमें ज़्यादा रिकॉल करना होता है कि मैंने क्या बताया था, व्हाट इज़ इट। सो जब मैं किसी की स्टोरी सुनता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, तो उस कंडीशन में मैं बोलता हूँ कि अब जो भी आपने मुझे बताया है, आप इसको उल्टा बताओ, उस दिन आपने क्या किया था। उसमें उनको बहुत स्ट्रेस फील होता है। इन द मीन वाइल, जब आपने कहा कि क्रिमिनल की बॉडी लैंग्वेज, ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने आई कांटेक्ट नहीं किया तो झूठ बोल रहा है। ये हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में बोलते हैं, मेरी आंखों में देखो, मुझे पता चल जाएगा जब तुम झूठ बोल रहे होगे। हमें लगता है सच में उन्हें पता चल ही जाता है, तो यू डोंट मेक एन आई कांटेक्ट। लेकिन एक्चुअली में अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। आपको याद है कि फर्स्ट टाइम आपका एक्सीडेंट कब हुआ था? नॉट रियली। साइकिल से, स्कूटर से? हाँ, ऐसे याद है, बट फर्स्ट टाइम पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था क्या, बट आई रिमेम्बर। अब मेरे को आंसर नहीं चाहिए, पर मुझे आंसर मिल गया। आई एम श्योर बाकी व्यूअर्स ने भी देख लिया होगा कि जब मैंने आपसे पूछा तो आपकी आईज टॉप लेफ्ट में गई, है ना? आपने करके भी दिखा दिया अभी। तो आपने एक कॉन्टैक्ट ब्रेक किया, पर आप सच में रिकॉल कर रही थी, झूठ तो नहीं बोल रही थी। सिमिलरली ये चीज़ें अगर आप सामने वालों को ट्रेन करें तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली में रिकॉल कर रहे थे। प्रॉब्लम तो तब आती है जब सामने वाला एफर्ट ही नहीं करता और आइज कंटिन्यूसली आप ही को देखती रहती है। यहाँ पे कोई एफर्ट ही नहीं है, ठीक है? तो जो झूठ बोलता है वो ज़्यादा आई कांटेक्ट करता है। वो ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा, वो यही देखता रहेगा कि आपको मेरी बात पे कितना बिलीव है। और अगर रूम में 2 लोग बैठे तो दोनों के साथ आई कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वो बिलीव करवाना चाहता है। एक्सीलेंट, क्योंकि वो बिलीव कराना चाहता है कि आपको मेरी बात पे विश्वास हो रहा है ना, या मैं और बताऊं आपको। सो दैट इज़ वन, ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है वो एक तरह से। यस। और उसमें वो अपनी आईज टेक ऑफ नहीं करता। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, बच्चे भी आते हैं। मैं हार्डकोर क्रिमिनल्स तो अलग बात है, बच्चे भी आते हैं। बच्चे भी देखते रहते हैं कि ये कितना बिलीव कर रहे हैं, या मैं स्टोरी में कुछ और ऐड कर दूँ थोड़ा। ये जो लोग देख रहे हैं उनको भी रिलेट होगा कि अपने घर पे रोज़ बच्चों से बात करते हैं तो वो कितना बच्चों में ऐसा देखते हैं। नोज़ बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जो मैं कई बार सेंसिटिव क्वेश्चन पूछता हूँ तो कई बार मैंने देखा है कि उनका हाथ नोज़ पे चला जाता है। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो वो। और तीसरी चीज़, जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी करी तो वो वर्ड चोरी यूज़ नहीं कर पाएगा। क्या आपने चोरी करी? मैंने तो कोई सामान नहीं उठाया। वो वर्ड चोरी यूज़ नहीं करेगा, वो बोलेगा मैंने कोई सामान नहीं उठाया। आपको ऐसा लगता है वो क्यों करेगा? मतलब वो चोरी क्यों नहीं बोल पा रहा? क्या लगता है? क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं करना चाह रहा उस चीज़ को। यस,
क्योंकि द मोमेंट ही यूजेस दैट वर्ड चोरी, एक्नॉलेज हो जाएगा, एक्नॉलेज भी हो जाएगा और प्लस उसी टाइम उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाएगा और उसमें दिखने लगेंगे वो सिग्नल्स जो वो नहीं दिखाना चाह रहा है। ठीक है, सो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन रिपीट करना, मैं अभी भी क्रिमिनल्स पे ही हूँ, मैं पूछता हूँ कि आप कल कहाँ थे, तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कल कहाँ था, पता तो है आपको। क्वेश्चन रिपीट करना, इससे टाइम बाय करते हैं लोग। तो इतनी देर में मैं सोच भी लूँगा कि मेरे को क्या जवाब देना है। और क्वेश्चन रिवर्सल ज़्यादातर इसलिए होता है कि मैं आपको कोई और आंसर बना के दूँ। आई ब्लिंक होने लगेगी, ये शोल्डर तेज़ मूव होने लगेंगे क्योंकि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। हम 12 to 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। जब रिलैक्स्ड होते हैं तो आपने बच्चे को सोते हुए देखा है, उसका एब्डोमेन है ऐसे ऊपर नीचे जाता है। लेकिन व्हेन यू स्ट्रेस तो ये अपर डायफ्राम में आ जाता है, फिर ये शोल्डर्स आपको ऊपर नीचे आते हुए दिखाई देंगे। आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला रैपिड ब्रीथिंग कर रहा है, यानी स्ट्रेस में उसके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको आइडिया हो जाएगा, हैंड मूवमेंट बढ़ जाएगा या बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, कुछ जो लोग हाई स्ट्रेस सिचुएशन में झूठ बोलते हैं वो हिलते ही नहीं, ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे ना हाथ मुड़ेगा कुछ, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बिल्कुल ये वही आई गेज वाली चीज़ हो गई कि आइज को इधर उधर ना मूव करना। हाँ बिल्कुल, उनके बॉडी का पार्ट कोई मूव नहीं करेगा 2 घंटा 3 घंटा, दे विल सिट लाइक दैट। तो कुछ क्रिमिनल्स का हम केस स्टडी करते हैं, मतलब कुछ क्रिमिनल्स के बारे में हमें बताइए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को हम डिकोड करते हैं। ओके, तो हम जैसे बात करते पहले टेड बंडी की, तो टेड बंडी जब भी किसी को लेने जाते थे या पिक करके उनको मारने जाते थे तो उससे पहले वो उनको पहले इंटरेस्ट लेते थे। और वो तो सीरियल किलर थे, साइकोपैथ थे। जिनको नहीं पता है, टेड बंडी ने 30 मर्डर्स करे, उनके सर काट के ट्रॉफी की तरह रख लेते थे वो। और खुद उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी और लॉ पढ़ी और हॉलीवुड का एक्टर जैसे दिखते थे। तो लोगों ने कहा इतना गुड लुकिंग आदमी और इतना वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड, ये तो क्राइम कर ही नहीं सकता। हेलो इफेक्ट, इसको साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहते हैं। उनका नेक टिल्टेड रहता था टू पुल द अदर पर्सन's इंटरेस्ट। स्माइल बहुत अच्छा करते थे, तो उससे लोगों को लगता था कि ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर देने को रेडी रहते थे। ये साइकोपैथ की है बॉडी लैंग्वेज, साइकोपैथ की बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, ओपन भी रहेगी और आपकी तरफ भी रहेगी, उनको फील ही नहीं होता इमोशन, तो उनको डर नहीं लगता है। लेकिन जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, जिनसे अगर आप बात करो तो वो तो बिल्कुल सामने आ जाते हैं, आपके साथ आई लॉक भी करेंगे और आपके क्वेश्चन से डरेंगे भी नहीं, उनको कोई डर नहीं होता। लेकिन जो बेचारे कहीं फंस गए या फर्स्ट टाइम अरे ऐसे हैं, अगर आपने उनसे क्वेश्चन करना शुरू किया और अगर ये नीचे सपोर्ट नहीं है और मैंने पूछा कि कल किसके साथ थे फॉर एग्जांपल, और वो थे किसी के साथ जो मुझे नहीं बताना चाह रहे, तो ये जो दोनों पैर हैं ये चेयर के नीचे चले जाएंगे। वो भागना चाहते हैं पर वो भाग नहीं पा रहे मेरे से, तो सबसे पहले पैर चेयर के नीचे चले जाते हैं। इसको फ्लाइट बिहेवियर कहते हैं, भागना चाहते हैं। और ज़्यादा मैं स्ट्रेस दे दूंगा तो ये दोनों पैर दोनों चेयर के पैर पे लॉक हो जाएंगे, दोनों के दोनों। सो और फिर ग्रिप भी बन जाएगी, एज इफ वो रोलर कोस्टर से नीचे जा रहे हैं, लाइक दैट। स्ट्रेस उनको वो इंटरनल स्ट्रेस फील हो रहा है। अगर बहुत साइलेंट होगा तो आपको सामने वाले की ब्रीदिंग भी सुनाई देने लगेगी, ओके, बिकॉज आपने उनका स्ट्रेस एम्प कर दिया और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ग्लूकोज सब थ्रू द रूफ है, तो सब सुनाई देने लगता है। ओके, आई ब्लिंक रेट ये भी बढ़ जाता है। तो सर आप कोई ऐसा केस बताइए जब आपने किसी क्रिमिनल की बॉडी लैंग्वेज पढ़ी हो, कुछ इंटरेस्टिंग केस आपके सामने आया हो। हाँ श्योर, तो जिसमें एक केस था और एक एल्डरली लेडी थी और मैं उनसे बात कर रहा था और मैं एक मिसिंग पर्सन के केस में उनसे पूछताछ कर रहा था। जब मैं उनसे बात करने लगता था तो जब वैसे ठीक बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि वो बच्चा कहाँ गया, तो वो रोना शुरू करते और ऐसा रोना शुरू करे कि उनको चुप कराना मुश्किल। तो मैंने बोला भी कि आप पानी ले लीजिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए, रोए रोए रोए। मैंने देखा कि सही में रो रही हैं कि नहीं रो रही हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि आप भी तो थी ना वहाँ पर जब ऐसी बात हुई। तो उनका रोना बंद हो गया एकदम से। उन्होंने कहा क्या कहा आपने? तो मैंने कहा अरे आप तो रो रही थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरे को तो ऐसे ही फंसाया जा रहा है और ऐसे करके
लेकिन तब मैंने देखा क्योंकि वो इतनी एल्डरली थी और सीनियर थी, आप ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे, और वो इतना रो रही थी, तो मैंने ये देखा कि एक तो अपनी एज का एडवांटेज ले रही थी कि उनका एज इतना था, और फिर मेरे हर क्वेश्चन का जवाब जो रेलेवेंट था वो रोने से ही देती थी, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाए मेरा मुश्किल क्वेश्चन तो वो जवाब देना शुरू हो जाती थी। तो वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि उनसे बात करवाना और उनको ओपन करवाना। सो ये एक वो एक्सपीरियंस था मेरा। बट अदरवाइज़ मैंने ऐसे भी देखा है, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ सस्पेक्ट्स और उतना कॉन्फिडेंट है कि वो कोई भी स्ट्रेस का साइन देता ही नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो तो सामने ही बैठ जाएगा और आपको लगेगा आप ही का इंटरव्यू चल रहा है। वाओ। और वो आपको देखने लगता है और दोनों पैर आगे आपकी तरफ और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और बात वहाँ पे अटक जाती है जब आप पूछते हो कि उस रात को आप थे वहाँ पे जहाँ पे ये बात हुई या वारदात हुई। तो मैंने ज़्यादातर जो लोगों में देखा है वो कहते हैं अब मुझे याद नहीं आ रहा। अब आप क्या कर लोगे, आप उन्हें याद ही नहीं आ रहा, मेमोरी फेलियर जो है यूजुअली करते। तो यहाँ पे आप अटक जाते हैं क्योंकि सामने वाला शायद काउंसल्ड होता है या उनको समझा दिया जाता है, तो वो तो सॉरी मुझे उस दिन का कुछ याद नहीं आ रहा। वो फेक करते हाँ हैं। वो फेक करते हैं, तो वहाँ पे आप अटक जाते हैं। बट अदरवाइज तो धीरे धीरे करके बात करने पे इवेंचुअली लोग बात करने लगते हैं। आप सोचिए आपका बेस्ट फ्रेंड कितने टाइम में बने होंगे, 2 साल 10 साल, हाँ, इतना साल टाइम तो लगे लगता है कुछ, ना, हाँ आपका बिल्कुल। भी इतना टाइम तो लगा होगा। तो अब मैं अक्रॉस बैठ जाऊं पुलिस स्टेशन में या कहीं और उनको पता है कि ये बात मुझसे करेंगे निकलवाने के लिए, तो कैसे इतनी जल्दी ओपन अप हो जाएंगे, वो तो पूरा गार्ड करेंगे ना अपने आप को। मैं आपको बता दूं अक्रॉस द टेबल अगर आप बैठते हैं तो चेस का गेम लगता है, लेकिन अगर इसकी जगह अगर आप साथ में वॉक कर सकें तो इंसान थोड़ा सा लेस गार्डेड होता है, और जब वो वॉक करता है वो रोड को भी देखता है और आपकी बात को भी सुनता है, तो उसमें ज़्यादा फ्रेंडली होता है जब वो वॉक करने लगते हैं। इससे पहले वो आइडिया ने निकाला भी था, वॉक व्हेन यू टॉक, या उसमें लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। और कई बार आप देखते हैं बहुत सारे कपल्स वो पार्क में ही वॉक करते करते सारी बातें कर डालते हैं। सो वॉक करने पे लोग ज़्यादा बात करते हैं। ओके। ये बहुत पॉपुलर केस है, इसको बिकनी किलर भी कहते थे, चार्ल्स शोबराज। सो चार्ल्स शोबराज अर्ली डेज में ये आधा इनका जो रूट है वो इंडियन है, आधा इनका वियतनामीज़ है, और अभी भी ये रिलीज़ हो चुके हैं फ्रॉम नेपाल जेल और अब ये पेरिस में रहते हैं जाके। तो इन्होंने करीब 32-33 लोगों को मार के और फिर उनका पासपोर्ट लेके फिर उस पर अपनी फ़ोटो चिपका के उन्हीं की आइडेंटिटी से बन के कहीं और फ्लाई कर जाते थे। ये इनका पैटर्न था। लेकिन इनकी कुछ मैं आपको खासियत बता दूं तो एक तो ये बहुत चार्मिंग थे वैसे ही टेड बंडी की तरह, और सेम जब वो सामने वाले को देखते थे तो ब्लिंक बहुत कम करते थे। मतलब अगर वो देख रहे हैं तो आप समझिए 1 मिनट में मुश्किल से 2 या 3 बार ही ब्लिंक करेंगे, तो देखते गए तो देखते ही गए देखते ही गए। बहुत सारे मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं ना वो ब्लिंक ही नहीं करते, वो देखते ही रहते सामने वाले को, तो सामने वाले को लगता है इनको सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ और कोई है ही नहीं। तो चार्ल्स शोबराज ऐसा करते थे, और उनका परफ्यूम इतना स्ट्रांग होता था कि जहाँ से वो निकले दूर से ही पता चल जाता था कि चार्ल्स शोबराज यहीं कहीं है। उनका परफ्यूम इतना स्ट्रांग होता था। और उसके अपार्ट उनका लोगों को कन्विंस करना और लोगों का उनकी बातों में आ जाना ये बहुत पॉपुलर था। उन्होंने तिहाड़ जेल से भी वो निकल गए थे, फिर बाद में उनको पकड़ा और फिर बाद में नेपाल गए, मल्टीपल थिंग्स। बट दीज पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रेस इनमें जल्दी आता नहीं। और चार्ल्स शोबराज भी उसी कैटेगरी में और अभी भी जिंदा है और पेरिस में वो रहते हैं। मल्टीपल टाइम्स पकड़े गए, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें मल्टीपल टाइम्स पकड़ा गया। वो दे स्मूथली टॉक अबाउट इट कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई। उन्हें लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब अगर आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया है तो सामने वाला जितना भी मर्जी फील कर ले, आप अपनी आइज़ में जस्टिफाइड हो, तो वो स्ट्रेस ही नहीं आएगा। तो ये लोग खुद को कन्विंस कैसे करते हैं? ओके बहुत इनकी एक बुक में लिखा था चार्ल्स शोबराज की अर्ली डेज में कि मैंने अपने इमोशंस को डिसेंसिटाइज कर दिया। अर्ली डेज में मैंने अपने आप को डिटैच करना शुरू कर दिया। अगर गलती से आपकी कार की वजह से किसी डॉग को ही लग जाए, ह्यूमन तो बहुत दूर की बात है, आपको हर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को डिसेंसिटाइज करने लगो, यानी मेरे से इमोशन ही नहीं है, इससे रिलेशन ही नहीं है,
तो आपको चोट पहुंचाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग नेचुरली भी ऐसे होते हैं। सो अर्ली एज का जो अब्यूज़ और ट्रॉमा होता है ना बच्चे के साथ अर्ली डेज में, वो उसकी बड़े होके लाइफ में भी दिखाई देता है। बिल्कुल। हम आज क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जितनी आपकी एज है या जितनी मेरी एज है, हमारे साथ जो स्कूल में हुआ अर्ली डेज, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, चाहे हम 60 ईयर्स के हो या 70 ईयर्स के हो या 80, वो कभी नहीं वो हमारी जाता। आइडेंटिटी बना देता है किसी ना किसी तरह। एब्सोल्युटली राइट, वो हमेशा रहता है हमारी आइडेंटिटी में। तो इसका मतलब तो वो पॉजिटिव इमोशंस को भी डिसेंसिटाइज कर देते हैं, फिर उन्हें लव, हैप्पीनेस, जॉय ये भी नहीं फील होगा। सो जैसे आपने ये वाली बात कही, तो भाई चार्ल्स शोबराज के केस में जब वो डिसेंसिटाइज कर देते तो वो इमोशनल रिएक्शन नहीं आ रहा है, जहाँ पे हर चीज़ का स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस पे सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस, डिसगस्ट, कुछ नहीं आ रहा है। बट दैट्स लाइक अ मशीन। दैट्स लाइक अ मशीन। पर वो जो अपनी हैप्पीनेस है वो किसी और चीज़ में ढूंढ रहे हैं, राइट? जैसे वो ढूंढ रहे थे लोगों को कॉन करने में, लोगों को डिसीव करने में उनको प्लेजर आ रहा था, तो उनको प्लेजर दूसरी चीज़ों में आता है जो आपको और मुझे नहीं आएगा। अच्छा। है ना? अब आप सोचिए, आपका फेवरेट फूड क्या है? मतलब आई लाइक रसमलाई, नॉट अ फूड बट लाइक मिठाई। अच्छा, और आपका फेवरेट फूड क्या है वैसे? रसमलाई के अपार्ट अगर खाने में कुछ खाना हो, छोले भटूरे, पिज्ज़ा और पास्ता। ओके, अब आप सोचिए कि मैंने तो सिर्फ पूछा आपसे क्वेश्चन, आप ऐसे ही खुश हो गए, है ना? आपने रिकॉल किया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आपकी आईज टॉप लेफ्ट में गई, आपके मेरा इतना ही पूछने में आपके ब्रेन में डोपामिन निकलने लग गया और आपको खुशी मिल गई कि अच्छा पास्ता, ओके, अच्छा रसमलाई, इतना ही काफ़ी है खुशी देने के लिए, सोच के एंटिसिपेशन ऑफ इट। तो हमारा ब्रेन जिन चीज़ों पे खुश होता है, उनका ब्रेन उन चीज़ों पे खुश नहीं होता, उनका ब्रेन अलग चीज़ों पे खुश होता है जिनके साथ हम रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इफ़ यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ तो हमारी उस ट्रैक पे इमोशंस और रिस्पॉन्सेज नहीं आते। बट ये डिसेंसिटाइज कैसे हुआ? क्योंकि प्लेजर तो वो फिर भी सीख कर रहे हैं, चाहे किसी अलग ही तरीके से कर रहे हो, बट एक सेंस ऑफ प्लेजर तो फिर भी है उनके अंदर। सो डिसेंसिटाइजेशन यहाँ पे मेनली पेन से है, दूसरे के पेन से। अच्छा। कि मैं दूसरे का पेन ना फील करूँ। ओके। अपना प्लेजर तो चल रहा है, लेकिन दूसरे के पेन अगर आप फील करेंगे तो आप उन्हें अटैक कैसे करेंगे? जो मैं इनके केस से कह रहा हूँ, अगर आपको दूसरे का पेन फील हो रहा है तो आप उसका पानी का गिलास नहीं उठा पाएंगे, छोड़ो यार मैं ही पी लेता हूँ पानी, मुझे प्यास लग रही है। लेकिन अगर आपने दूसरे का पेन है तो आप अपना भी गिलास दे देंगे कि पी लो, कोई बात नहीं, आपका गला सूख रहा है, राइट? जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। सर, अब इसी से मैं कुछ हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ जैसे कि लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, हम इनकी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करते हैं आपके साथ। ओके, श्योर। आई थिंक ये बहुत डिस्कस टॉपिक भी है। या मैं आपको खुद एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बहुत पॉपुलर एमएनसी के एक सीईओ थे, और वो जब भी बोर्ड रूम में जाते थे तो बोर्ड रूम में मीटिंग तो करते थे, पर जब वो लोगों से बात करते थे तो वो उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, आई कांटेक्ट नहीं करते थे, और जो पोस्चर था लो पावर पोज था, हाई पावर पोज नहीं कर पाते थे, अथॉरिटेटिव लगते ही नहीं थे, और हर बात में ज़्यादा काइंड दिखते थे, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर लोग थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब आप एज ए लीडर ज़्यादा काइंड हो जाते हैं तो असर्टिव होने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने उनको कुछ कुछ कोच किया था कि जब आप बात करते हैं तो सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट आप स्टेडी रखिए। दूसरा, हाई पावर पोज, आपने ऐसे देखा है लोगों को मैम? तो देखा ही होगा, वो कुछ बात करते हैं, वो लीडर्स भी ऐसे रखते हैं, मुद्राज। हाँ, आप मुद्राज भी करेंगे। मुद्राज। सो ऐसे करते हैं, इसको स्टीपल कहते हैं, स्टीपल बॉडी लैंग्वेज में। रिसर्च कहती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बाय डॉक्टर ईमी काडी, अगर आप 2 मिनट ऐसे करके रखेंगे और ये चिन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस और एग्रेशन 2 मिनट में ऊपर जाएगा, और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो 2 मिनट में डाउन हो जाएगा। तो कॉर्टिजोल गोज डाउन, कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन गोज डाउन, टेस्टोस्टेरोन गोज अप, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, सुपरमैन की तरह खड़े हो जाइए ऐसे करके, यू ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट। लेकिन आप ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे करने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस गोज डाउन, लो पावर पोज है। कुछ कुछ लीडर्स की अगर हम बॉडी लैंग्वेज डिकोड करें तो मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर्मर बराक ओबामा, जब वो चलते भी थे तो इतना लंबा लंबा डिस्टेंस पैर के बीच में लेके चलते थे, और फिर वो चलते थे तो कैमरा को भी एक बार देख लेते थे, तो उससे ये हो जाता था कि इन्होंने इनकी प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज किया, और
जब वो रूम में आते हैं तो अपने मूवमेंट स्लो रखते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ तेज़ चलेंगे तो आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, ये सब दिखाई देता है। मूवमेंट कम और आपकी वॉइस में डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन, हेड नॉडिंग कम, स्माइल कम, राइट, और सुनना ज़्यादा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनको सुनना ज़्यादा। और अगर आपको इंटरेस्ट दिखाना है तो तीनों टीज, टॉप, टॉर्सो, टोज, आपकी टीम मेंबर की तरफ। और जब डोनाल्ड ट्रम्प बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे उनके हाथ में बहुत बड़ी बास्केटबॉल है। फॉर अमेरिकन पीपल वी हैव टू डू दिस, ही टॉक्स लाइक दैट, या है ना, वो ऐसे बात करते हैं। और ज़्यादातर आप लीडर्स को देखेंगे रेड कलर की टाई पहनते हैं, या इवन पावर का कलर है। कलर साइकोलॉजी भी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। आपके सबकॉन्शियस में वो कलर एक मैसेज भेजता है, या जिसकी वजह से पीपल फॉलो इट। सो जैसे आपने कहा, और किसी और लीडर की अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आपके माइंड में कोई फिगर है तो स्टीव जॉब्स। ओके, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जब बात करते थे तो बहुत ज़्यादा हैंड जेस्चर्स यूज़ करते थे, और ज़्यादातर वो एक ही कपड़ों में, अगर आप देखेंगे तो वही ब्लैक पोलो नेक, वही जीन्स, ज़्यादातर वो वही करते थे और क्रिस्प बात करते थे, नॉट लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और हैंड जेस्चर्स और थोड़ा सा चिन अप, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी। ज़्यादातर लीडर्स के पैर के बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई देगा, इसको कहते हैं टेरिटोरियल, या ज़्यादा कॉन्फिडेंस। लेकिन जो ज़्यादा हाई रैंक के पोजीशन पे होगा उसके बीच में आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वो उतनी टेरिटरी लेता है लैंड हाँ, दे टेक अप मोर स्पेस जैसा बोलते हैं। आपको बहुत अच्छी साइकोलॉजी वैसे ही पता है मैम पहले से। सो दे टेक अप मोर स्पेस। जैसे कुछ लोग बैठते हैं तो उनके पैरों के बीच में डिस्टेंस भी वो ज़्यादा ऐसे करके बैठते हैं, दैट्स अ साइन ऑफ डोमिनेंस आई थिंक। साइन ऑफ डोमिनेंस। बैठेंगे तो फिर वो अपना हाथ भी ऐसे कर लेते हैं, दैट इज अगेन टेकिंग टेरिटरी। यस, बिल्कुल। अगर आप अपने बॉस के पास जाते हो तो ऐसे करके अगर वो बैठे हुए हैं तो वो, इसका मतलब है वही इंचार्ज है, और वो कोबरा का हुड है, ये हाथ कोबरा के हुड ही होते हैं, इसको हुडिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी गलत सिचुएशन में फंस गए तो फिर हाथ ऐसे करके, तो इसको होस्टेज प्लेन कहते हैं। जब किडनैप हो गए तब हाथ ऊपर जाते हैं और आपको दूर से देख के पता चल जाएगा कि सामने वाला सिचुएशन में फंस गया है। यस, सो यू विल गेट टू नो। इनके बारे में बात करते हैं, शाहिद कपूर और करीना कपूर का, जो रिसेंट आई थिंक किसी अवार्ड सेरेमनी में मिले थे और सब लोग स्टेज पे थे और बहुत रील्स बनी इस बात की कि जब वी मेट अगेन और ऐसे करके। सो अगर आप उसमें देखते हैं और जब भी ये क्लिप अगर साथ में चलाते हैं तो शाहिद कपूर उस डायरेक्शन में ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, तो करीना कपूर उनको हल्का सा टैप करती हैं और बात करना शुरू करती हैं। वो उसको खुद को प्रिपेयर भी करती हैं पहले। एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छे से देखा। तो अब आपने मुझे रिकॉल करवा दिया। पहले वो अपने फोरहेड से स्वेट वाइप करती हैं, फिर अपने हाथ को थोड़ा सा जेंटली स्ट्रोक करती हैं, ऐसे 3 जेस्चर करती हैं, उसके बाद वो उनको टैप करती हैं। तो जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा, वो प्रिपरेशन फेज में थी। पहले उन्होंने प्रिपेयर किया, फिर उनका टेंशन लेने के लिए थोड़ा सा जेंटल टैप किया, तब एकदम से फिर वो उनकी तरफ टर्न करते हैं, है ना। एंड इफ आई रिमेंबर द वीडियो करेक्टली, वो उनको कुछ बताती है, आपको वो याद है? ही डज दिस कुछ, हाँ ऐसे रिकॉल, कुछ पास्ट का रिकॉल करते हैं, मे बी शायद पास्ट का रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। फिर वो ऐसे ऐसे करके करते हैं कि उनको शायद पता नहीं अब वो बात नहीं है या वो अब आदमी नहीं है, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। लेकिन इसमें मैं करीना का इनिशिएटिव ज़्यादा देखता हूँ, उनसे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने में, और वो ज़्यादा एनिमेटेड है इन कंपैरिजन टू शाहिद कपूर टॉकिंग। वो ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा एनर्जी मैं देखता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट क्लिप का वो बता रहा हूँ, एनालिसिस बता रहा हूँ। बट हाँ, फेशियल टच तो उसमें आपको शाहिद कपूर में भी दिखेगा और करीना कपूर में भी दिखेगा। ये स्ट्रेस पैसिफिकेशन होता है। हाथ लगाया तो ब्लड प्रेशर इमीडिएटली डाउन आ जाता है, तो दोनों में दिखेगा आपको इस वाली क्लिप में, और शाहिद कपूर में भी दिखेगा। और इंटरेस्ट में बाद में दोनों को फीट एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देगा इस पर। ये बहुत रीसेंट क्लिप है। और ऐसे करके बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं। और एक पॉइंट पे ऐसा भी होता है, जब वो उनसे बात कर रही होती है तो वो पहले ये एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि वो उन्हीं से बात कर रही हैं क्या। ही मेक श्योर कि वो आई कांटेक्ट उन्हीं से कर रही है, राइट।
ओके, आपको बहुत अच्छे से अगेन आई से कि वो याद है। और हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। या तो सर आज के इस पॉडकास्ट को मैं Yeah, एक अच्छे नोट पे ख़त्म करती हूँ। sure. आप हमें कुछ पावर पोजेस बताइए, कुछ ऐसे सिक्योर बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के कुछ पोजेस बताइए जो हमारे व्यूअर्स और मैं भी यूज़ कर सकते हैं टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, कि जो हमें सक्सेस की तरफ और मूव करें, जो हमें खुद के बारे में सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, सिक्योर फील करवाएं। आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने चूज़ किया इसके पॉडकास्ट के एंड में। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग और या फिर आप जैसे पॉडकास्ट में आते हैं तो आने से पहले कुछ कुछ पावर पोजेस कर सकते हैं। या सो पावर पोजेस कैसे, जैसे मैंने आपको कहा था, एक तो ये स्टीपली मुद्रा मैंने आपको कही थी, ये आपको 2 मिनट्स तक होल्ड करना है। ये ऐसे 2 मिनट्स तक होल्ड करना है और चिन थोड़ा सा ऊपर रखना है, कॉन्फिडेंस के लिए है, ठीक है। और सेकंड में मैंने आपको कहा था कि आपके जो शक्तिमान पोज। हाँ, शक्तिमान पोज, शक्तिमान की तरह खड़ा होना, पैर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए और ये भी आपको 2 मिनट्स तक मेंटेन करना है। अच्छा, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको याद आता है, पैर के बीच में डिस्टेंस और दोनों हाथ पीछे। आपको अपने स्कूल के एग्जामिनर या इन्विजिलेटर याद है? जब आप एग्जाम लिख रहे होते थे तो हाथ पीछे करके वो सबकी कॉपीज में ऐसे चेक करते हुए चलते थे। ऐसा तब करते हैं लोग। और ऐसी कंडीशन में कब, जब आप सीनियर ऑफिसर को रिस्पेक्ट देते हैं डिफेंस में, तो पीछे हाथ करके खड़े हो जाते हैं। या तीसरा, आपके पेरेंट्स ही खुद ऐसे करके हाथ खड़े हो जाएंगे पीछे, की रूम साफ नहीं किया, मैंने कहा था ना सुबह करने को। ये अथॉरिटी का स्टैंस होता है। तो आप ऐसे करके भी इसको पावर पोज कर सकते हैं। हैंड पीछे, चेस्ट आउट, दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, टेरिटोरियल, एंड दैट इज अगेन अ पावर पोज। दैट ऑल्सो यू कैन डू। स्माइलिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं इतना स्माइल तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो बाकी लोग करते हैं मैं उनके लिए बड़ा खुश होता हूँ कि ये कैसे कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं। तो अगर आप स्माइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको देख के कंफर्टेबल हो जाता है। एंड दैट पॉजिटिव ऑरा। रिसेंटली मेरी वाइफ वॉज नॉट फीलिंग वेल, हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं भी था, तो लेकिन वहाँ पे एक सिस्टर आती थी और वो इतना स्माइल करती थी, इतना हंसती थी, तो हमें लगता है कि हम हॉस्पिटल में हैं। सो दैट पॉजिटिव ऑरा दैट यू सेइंग, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सर आई थिंक इसी के साथ स्पाइन का भी बहुत रोल है। जैसे हम काफ़ी लीडर्स को देखते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी स्ट्रेट एंड उनका पॉस्चर बहुत ही स्ट्रेट होता है। तो स्पाइन का भी रोल होगा, स्ट्रेट स्पाइन का, आई थिंक। ओके, यस। ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो आपकी जो स्पाइन इरेक्ट होती है, आपका ब्रेन अलर्ट होता है और आप उस पोजीशन में आते हैं जिससे कि बाकी लोग भी आपको उस रिस्पेक्ट से देखते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पोस्चर ठीक रखें। जब आप अपना पोस्चर ठीक रखते हैं, सो योर बॉडी शेप्स योर थॉट प्रोसेस एंड योर माइंड शेप्स योर बॉडी लैंग्वेज। तो बोथ वेज। सो आपकी स्पाइन इरेक्ट होगी तो यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड द अदर्स कैन ऑल्सो सी। और अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो द अदर्स कैन ऑल्सो सी एंड दे विल गिव यू अ सिमिलर रिस्पॉन्स। सो थैंक यू सो मच सर, इतने इंसाइटफुल और इतने इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। दोस्तों आज तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज की पूरी मास्टर क्लास ही हो गई सर के साथ, और ऐसा लग रहा है कि हमने दूसरों के साथ साथ खुद को भी बेहतर समझा इस बॉडी लैंग्वेज के डिस्कशन से। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कितना यूनिक लगा, आपके क्या नॉर्मल पॉस्चर्स और जेस्चर्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हम जल्द ही सर के साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।